प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी वर्णमाला के विषय में बताएंगे। देखने में तो बड़ी सामान्य सी बात है, बड़ी छोटी सी चीज़ है। हिंदी वर्णमाला है क्या? इसमें आ ई का खा गा गा। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारी वर्णमाला है ये बड़ी वैज्ञानिक विधि से तैयार की गई है। मूल रूप से संस्कृत तो इसका आधार है और लिपि का नाम है इसका देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत से इसके शब्द वर्ण लिए गए हैं और आगे जाकर के इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है। काफ़ी गहराई से विद्वानों ने चिंतन किया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक बड़ा सिस्टमिक तरीका है लिखने का। सबसे पहले हमने वर्णों को एक माला के रूप में रखा है। माला क्या होती है? फूलों का व्यवस्थित रूप, एक सजावट। माना हमारे पास सफ़ेद फूल है, गुलाबी है, गुलाब का फूल है, लाल फूल है, उन सब की हमने माला बनानी। तो उस माला को हम ऐसे नहीं बनाएंगे आँख बंद करके, जो फूल आ गया उसको डालते गए, जो फूल आ गया उसको धागे में डालते गए, जो हाथ में आ गया उसको डालते गए। ऐसा नहीं है। हमारी वर्णमाला में हर वर्ण का महत्व है और वो उसके एक के बाद दूसरा ही आएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है आ के बाद आ ही आएगा, ऊ नहीं आ जाएगा। इसके बाद ई ऊ इनको जो रखा है क्रम से, जिस क्रम से रखा है, ये एक साइंटिफिक वे है। यहाँ से आने के बाद अब ये तो हुई उसकी वर्णमाला की बात। दूसरी बात क्या है कि हमारे इसको लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ये जो वर्ण है इनको लिपि चिन्ह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी ध्वनि को निकालने के लिए उसकी पहचान क्या होगी ये हमें पर ध्यान होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में हमें आ का उच्चारण करना है तो उसके लिए हमने ए लिख दिया, ये आ हो गया। हिंदी में हमने आ का उच्चारण के लिए ये इसको लिख दिया। उर्दू में माना कुछ और लिख दिया, गुजराती में कुछ और लिख दिया, दूसरी भाषा में, हर भाषा के अलग अलग हैं। ये क्या है? ये सब चिन्ह हैं। एक डिज़ाइन बना हुआ है और उसमें ये बताया है कि भाई जो ऐसा आकार होगा इसको हमने ए बोलना है, इस आकार को हमने आ बोलना है, अपनी भाषा में, दूसरी भाषा में इसको आ बोलना है, अगली भाषा में इसको आ बोलना है। जर्मन के विद्वान ने हमारी भाषा पे, हमारी वर्णमाला पे एक रिसर्च की। कहा भाई आ को आ ही क्यों बोले, का क्यों ना बोल दे। आ जो बड़ा है इस पे एक डंडा और लग गया फालतू, इसको आ बोलना है, इसको ला क्यों ना बोले। तो उन्होंने क्या किया कि ध्वनियों के आधार पे इसका वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने इसके मूर्तियां बनाई। जो चौक मिट्टी होती है उससे मूर्ति बनाई, आ की अंदर उसको खाली छोड़ दिया, एक सिरा बंद कर दिया, दूसरा सिरा खोल दिया। यानी एक तरफ से आवाज़ डालो उसमें, दूसरी तरफ जो आवाज़ निकलेगी, जो ध्वनि निकलेगी वो आ की निकलेगी। ऐसे ही आ ई ऊ इन सब की उन्होंने बनाई। और जब उन्हें फूंक मारी गई तो फूंक मारने के बाद ये पता लगा कि इनसे वही ध्वनि निकल रही है जो उनका आकार है। दूसरी बात, आप अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़िए, ABCDEFGH, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें जो स्वर हैं, वाउल्स, जिन्हें हम वाउल्स कहते हैं,
वो बीच बीच में डाले हुए हैं, ए ई आई ओ यू। जबकि हमारी भाषा में हमने स्वरों को केवल सबसे पहले उनको अलग रखा है, इसके बाद व्यंजनों को रखा है। तो इस प्रकार व्यंजनों का एक अलग माला है और स्वरों की एक अलग व्यवस्था है। अब हमारे यहाँ पहले हम स्वर से आवाज शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो ये जो है अ हो गया, इसका हम उच्चारण करेंगे आ ई उ। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में कई जगह इसको ए आ बोलते हैं, वो गलत है। ए अगर आपने इसको बोल दिया तो यहाँ पर जो ए आएगा इसको आप क्या बोलेंगे? ए के लिए अलग ध्वनि है। और सबसे समृद्ध भाषा वो मानी जाती है जिसमें आप प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण कर सकें। और केवल हमारी हिंदी वर्णमाला विश्व की ऐसी भाषा है, ऐसी वर्णमाला है, इसमें आप विश्व की किसी भी भाषा का उच्चारण कर सकते हैं, जबकि आप अंग्रेजी में नहीं कर सकते। अंग्रेजी में आप ड़ा और ढा को नहीं बोल सकते, अणा को नहीं बोल सकते, यहाँ को नहीं बोल सकते। हिंदी में हम उन्हें बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपको इनका उच्चारण नहीं आएगा। तो जैसा लिखा है वैसा ही इसको पढ़ा जाएगा, तब जाकर के आप इसी वर्णमाला को पढ़ेंगे। आ ई उ ए ओ औ। अब इसको पढ़ते हुए दूसरी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जब आप स्वरों को पढ़ते हैं तो मुख के अंदर जो हमारे बोलने वाले अवयव हैं, जैसे दांत हो गया, जुबान हो गई, तालू हो गया, वर्त्स हो गया, वर्त्स उसे कहते हैं दांत की जड़, इनमें किसी का भी स्पर्श नहीं होता। केवल मुंह खुलता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और बाकी ये कहीं टच नहीं होता। इनका उच्चारण करते हुए आप कहीं भी इसको, न तो होंठ आपके छुए जाएंगे, ना आपका तालू छुआ जाएगा, ना आप दांत को छुएंगे, किसी को नहीं छुएंगे। केवल आपके मुंह का आकार बदलेगा, किसी में छोटा किसी में बड़ा। इसलिए इसको विवृत और संवृत व्याकरण की भाषा में भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये री है। री समस्या पैदा करता है कि ये स्वर है या व्यंजन है। लिखने में री है क्योंकि इसमें रगड़ के साथ हो रहा है, घर्षण आ रहा है इसका उच्चारण करने में, लेकिन क्योंकि इसकी मात्रा है, ये जैसे हम कृपा लिखना चाहें तो कृपा हम लिखेंगे तो का के नीचे ये री की मात्रा हम लगाते हैं। ऐसे ही स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। मात्राएं केवल स्वर की होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। इसलिए हम इसको री को स्वर के साथ रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं व्यंजन पे। क ख ग घ ग। आप देखेंगे इसमें 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, और ये का से शुरू होता है और गा तक जाता है। का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, गा के बाद घा आएगा। ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा से किसी को आगे पीछे कर दें, क्योंकि इनमें एक ध्वनि साम्यता है, एक विशेषता है इनकी। क ख ग घ ग। यहाँ पर अगर हम इसको और शुद्ध रूप में लिखना चाहेंगे तो हमें इन सब के आगे नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। ये हलंत है। हलंत लग के इनका उच्चारण क आवाज़ बाहर नहीं आएगी, आधा हो जाएगा। ख ग घ इस तरह का बोलेंगे, वो बोला संभव नहीं है। इसलिए हमने इसके हलंत हटा करके, और जब हम आगे और आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर का जो बनता है ध्वनि के आधार पर का जमा अ, इससे मिलके बनता है जो हम इसका उच्चारण करते हैं। का ये हलंत रहेगा और इस पर आ जुड़ गया,
जब ये जुड़ गया तब जा कर के ये क शब्द बना है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि का हम उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं कर सकते। आगे जब हम परिभाषाएं पढ़ेंगे व्यंजनों की, तो उसमें सबसे पहला वाक्य ये होगा कि व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता से हम इनका उच्चारण कर पाते हैं। ये एक अलग से पैकेज हो गया, इनका एक पैकेट हो गया, क ख ग घ ग। तो इसको हम वर्ग कहते हैं, वर्ग। जैसे क से हम बोलेंगे तो ये क वर्ग है। क वर्ग में 5 आएंगे, क ख ग घ ग ग। इस ग की इसकी क्या विशेषता है कि जहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गंगा, जहाँ बिंदी की आवश्यकता पड़ेगी हमें इन पे, किसी पे, जैसे खंग, कंघा, तो अगर हम इसको ज़्यादा शुद्ध भाषा में लिखेंगे तो कंघा को हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे ये ग आएगा, ऐसे ही गंगा यहाँ बीच में आएगा। यहाँ पर हम इसको अनुस्वार नहीं कहेंगे। अनुस्वार क्या था? अनुस्वार यहाँ था। ये अंग जो है इसकी मात्रा आती है बिंदी के रूप में, तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार इसलिए कहते हैं कि स्वर के बाद इसका प्रयोग होता है। और ये जो अह है, इसको विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग होता है जो अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों में। तो ये अह जो है ये विसर्ग इसकी मात्रा होती है, वहाँ पे वो नहीं आएगा। तो गंगा अगर हम लिखेंगे शुद्ध भाषा में तो इस प्रकार से आएगा, बीच में ग आएगा। अर्थात ये जो इसका अंतिम वर्ण है ये वाला, इसका प्रयोग इनके साथ किया जाता है। कंघा, खंग, गंगा, घंग से कोई और शब्द बने तो इस प्रकार से इसका अंतिम वर्ण ये है। चा, छ, ज, झ, या, टा, ठ, ड, ढ, ण। अच्छा, इसके बाद आगे जो इनका उच्चारण स्थान है, सॉरी, ड़ा और ढा ये भी है अलग से। एक निश्चित क्रम में आप इसका उच्चारण करेंगे। आपकी जिह्वा के अंदर जो अंग हैं बोलने के, क, ख, ग, घ, ग, इस वर्ग के तमाम 5 व्यंजनों का आप जब उच्चारण करेंगे तो आपके गले के अंदर पिछला जो हिस्सा है तालु का, वहाँ से आवाज़ आती है। जबान आपकी वहाँ टच करेगी। क, ख, ग, घ, ग। आप उच्चारण करके देखेंगे तो एक निश्चित स्थान से इनका उच्चारण हो रहा है। ऐसे ही अब इस पे आइए च वर्ग के वर्णों पे। च, छ, ज, झ, या। कहाँ पे हो रहा है इनका उच्चारण? आपके आगे की तरफ से हो रहा है, जिह्वा के आगे। च, छ, ज, और ऊपर के तालु से टकरा रही है एक निश्चित क्रम से। टा, ठा, टा वर्ग के जो वर्ण है इनका भी वही हाल है। टा, ठा, डा, ढा, दांत के ऊपर जिसको स्थान को वर्त से कहते हैं, वहाँ ये एक जगह से टकराएंगे। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा वहाँ टक्कर मारेगी। टा, ठा, डा, ढा, ण। ऐसे ही अब यहाँ पर जैसे कई बार प्रश्न आता है कि हमें ठंडा लिखना है। ठंडा, ठंडा ऐसे लिखें या ठंडा ऐसे लिखें, आवाज़ तो दोनों से एक ही निकल रही लगभग। लेकिन अगर आप उसको व्याकरणिक रूप से देखेंगे तो आपको ये सही जानना पड़ेगा। क्यों? कि टा वर्ग के अंत में अणा आया है, और इसके साथ जहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे या अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, इस पर आधा अणा आएगा। ऐसे ही डंडा पे, घंटा पे, घंटा लिखना है। घंटा बज रहा है मंदिर में, तो मंदिर का घंटा इस तरह से लिखा जाएगा। ये यहाँ पर इसका शुद्ध रूप है। अब प्रचलन की दृष्टि से या संक्षेपीकरण की वजह से घंटा को घंटा भी लिख लेते हैं, तो वो गलत नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप उसको
व्याकरण के आधार पर देखना चाहेंगे तो इसका प्रयोग वहाँ पर होता है, इसीलिए उसके आखिर में है। ता था दादा ना, ये भी एक अलग स्थान से उच्चारण होता है इनका। ता था दादा ना, इसलिए इनको दांत की जगह से बोलते हैं, दंते बोलते हैं इनको। ता था दादा ना आप उच्चारण करेंगे तो कहाँ से इनका उच्चारण हो रहा है? ता था, ऊपर का जो दांत है उसकी जड़ से आप इसका जिह्वा टकरा रही है हमारी, वहाँ पे लग रही है। ता था द ध ना। अब पा का उच्च पा वर्ग के वर्ण आ गए, पा फा बा भा मा। ये होंठ बिना होंठ की सहायता के नहीं बोल सकते, दोनों होंठ मिलेंगे इसमें, तब जाके आप इसमें पा फा बा भा मा। इसके बाद या र लावा, इनका भी एक अलग उच्चारण स्थान है। शा श सा। अब ये देखिए हिंदी की कितनी अच्छी विशेषता है कि इसमें 3 ध्वनियाँ निकलती हैं हमारी सा की। स ये दांत के से निकलती है, श और ये मूर्धा से निकलती है, और श ये तालु से निकलती है। इसको और संक्षेप में अगर आपको विस्तार से समझाएं तो स श श, ये 3 ध्वनियाँ हैं। इनका उच्चारण सही कैसे होता है? ये वाली जो है ये दांत के सा का उच्चारण करते वक्त हमारी जिह्वा दांत के निकट आती है, इसलिए इसका उच्चारण होता है। जब हम शा का उच्चारण करते हैं तो ये तालु के पास जाती है, तालु के पास जाती है, इसलिए इसको तालव्य भी कहते हैं। और ये श जो है इसको पीछे से, जुबान के पीछे, तालु के पीछे की जो है श, जैसे धनुष, तो इसको मूर्धा, उस स्थान को कहते हैं मूर्धा। यहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है मूर्धा से। जैसे धनुष, धनुष नहीं बोलेंगे हम, धनुष बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, धनुष इस प्रकार से बोला जाएगा। तो इनके नाम हैं, इसी तरह से इनके नाम पड़ गए। दांत से बोलने के कारण इसको दंते सा बोलते हैं। ये जो शाह है इसको तालव्य बोलते हैं, और इसका मूर्धा से उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य शाह कहते हैं। स्पष्ट हुआ? तीनों शाह का उच्चारण स्थान अलग अलग है, एक ही जगह से हम इन तीनों का उच्चारण करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और इसके बाद आते हैं ये अंत में क्षत्राज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ हुआ 2 अलग अलग वर्ड व्यंजनों से मिलकर के एक बनाया गया है। जो क्ष, ये किससे बना है? क्ष बना है आधा का और शा से, आधा का और शा से क्ष बना। त्र, ये आधा ता और रा से मिलके बना है त्र। और ज्ञा, इसका उच्चारण संस्कृत वाले ज्ञा करते हैं, उससे कई विद्वान सहमत हैं और कई नहीं हैं। मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ, मैं भी इसका उच्चारण आधा ग और या से ही मानता हूँ, आधा ग और ज्ञा। किंतु संस्कृत वाले और वेदों के वाले ये इसको ज्ञा पढ़ते हैं, आधा जा और या, ये ज्ञा बन गया। विज्ञान जैसे हम बोलते हैं, विज्ञान कोई नहीं बोलता, विज्ञान ही बोलते हैं, इसलिए हम इसको इसी में मानते हैं ज़्यादातर। ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि हमारी हिंदी वर्णमाला ध्वनियों से संपन्न है और प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण करने में समर्थ है। दूसरी बात, वैज्ञानिक विधि से लिखी हुई है, कहीं पर भी इस पर हम बदलाव नहीं कर सकते अपनी इच्छा से। जो क्रम है इनका क च ट त प, ये वर्ग में है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। फिर इसको और आगे जाकर के अयोग वाह कहते हैं, यारा लावा को, शा सा साहा, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। आगे इसकी और बारीकियां हैं, वो हम बाद में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो परिचय था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपकी कुछ ज्ञान मिला होगा और मन में कोई शंका नहीं होगी। अगले वीडियो में फिर एक नए विषय पे हम बात करेंगे।